17 फरवरी साल 2020, केरला, कन्नूर। पूरे शहर में रात के करीब 12 बजे मानो सन्नाटा पसरा था और इसी तरीके से घर के अंदर 22 साल की शारण्या, करीब 24-25 साल का प्रणव और उनका 1.5 साल का बेटा वियान एक बिस्तर पर सो रहे थे। रात ठीक ठाक बीत जाती है, लेकिन सुबह करीब 6 बजे के आसपास जब पिता यानी प्रणव की आंख खुलती है तो बिस्तर पर वो देखता है कि उसका जो छोटा बेटा वियान है, 1.5 साल जिसकी उम्र है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद वो अपनी पत्नी को उठाता है, अपनी पत्नी से पूछता है। पत्नी भी जवाब देती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारे साथ सो रही थी। अब इसके बाद जो दोनों माँ बाप हैं वो बाहर निकलते हैं, घबराए घबराए हर किसी से पूछते हैं। उस घर में माँ भी मौजूद थी, उससे पूछा जाता है कि आपका पोता कहाँ चला गया, क्या आपने वियान को देखा, कुछ आपको उसके बारे में पता है। वो भी बोलती है कि वो तो तुम लोग के साथ कमरे में सो रहा था, मुझे इस बारे में कैसे पता होगा। अब घर छान मारा जाता है, आस पड़ोस में पता कर लिया जाता है, वियान का कहीं भी पता नहीं लगता। इसके बाद जब पुलिस कंप्लेन की जाती है और पूरी तरीके से पूरे शहर में तफ्तीश की जाती है तो घर से 50 मीटर दूर एक समुद्र तट के किनारे पत्थरों के बीचों बीच चट्टानों से लिपटा हुआ जो वियान है उसकी लाश वहां पर पड़ी मिलती है। उसके सिर से खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो उसे चट्टान के जरिए चोट लगी है। और समुद्र के किनारे, बीच का जो किनारा होता है, वहां पर उसकी लाश मिलना हर कोई ताज्जुब रह जाता है कि 1.5 साल का बच्चा आखिर सुबह सुबह वहां पहुंचा तो पहुंचा कैसे। तो आखिर कौन था वो कातिल जिसने बच्चे का कत्ल किया और उसके बाद वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का साथ भी दे रहा था। कौन है वो कातिल, कौन है वो घर का भेदी जो जानबूझकर उसने अपने बच्चे का कत्ल किया, बाकायदा प्लानिंग के साथ कत्ल किया और उसके बाद वो कैसे कैसे पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। इस पूरी वारदात को जानने समझने के लिए आपको शारण्या की जिंदगी के कुछ पन्नों को खोलना होगा। शारण्या जिस वक्त इसकी उम्र महज 17-18 साल रही थी, उस वक्त ये फेसबुक पर एक लड़के से मिलती है, नाम है प्रणव। दोनों की दोस्ती होती है, दोनों में बातचीत होती है, लेकिन अब इन्हें लगता है कि इन लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दोनों की कास्ट अलग थी, अपने अपने परिवार में बताते हैं तो परिवार वाले मानते भी नहीं हैं। और इसके बाद जो शारण्या है वो अपने घर पे बगावत करती है। उस वक्त उसकी उम्र 18 साल थी। वो बगावत करती है प्रणव के लिए और प्रणव भी अपने घर में बगावत करता है। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। इसके बाद परिवार वाले भी मान जाते हैं और शारण्या एक तरीके से अपना घर छोड़ती है। आप यूँ समझिए, जब उसके पिता और माँ नहीं मान रहे थे तब वो एक स्टेप लेती है, एक स्टैंड लेती है और अपने घर को छोड़कर प्रणव के पास आती है। लेकिन आखिरकार फाइनली पेरेंट्स भी मान जाते हैं और इनकी शादी हो जाती है। अब शादी हो जाने के बाद सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, कुछ महीने तक सब कुछ सही रहा। लेकिन जो प्रणव है उसे अपने काम के सिलसिले में फिर खाड़ी देश जाना पड़ता और जब जब ये बाहर रहता तो वहाँ से कुछ पैसे भेजा करता था शारण्या के लिए। अब यहाँ होता ये है कि कुछ समय के लिए जब ये बाहर गया, उसी बीच जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब इसके बाद एक बच्चे को जन्म भी देती है, नाम रखा जाता है वियान। यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन बच्चा पैदा हो जाने के बाद जो पति है, जो प्रणव है, वो अब कुछ ज़्यादा ही विदेश में रहने लग गया। वहाँ से ज़्यादा उसे लगता है कि वो ज़्यादा कमाएगा तो अपने बच्चों और अपनी बीवी को ठीक से रख पाएगा, उनको अच्छी ज़िंदगी दे पाएगा और इसीलिए वो ज़्यादातर बाहर रहता, वहाँ से कुछ खर्चा भेजा करता था। अब इन्हीं सब चीज़ों में जो पत्नी है उसकी अनबन शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई और घर में बहुत ज़्यादा झगड़े शुरू हो गए। अब झगड़े शुरू होने के बीच में ही होता ये है कि जो प्रणव है उसका एक दोस्त, नाम है नितिन, उसकी मुलाकात हो जाती है शारण्या से। अब नितिन जो कि दोस्त था खुद उसके पति का, शारण्या के पति का, उसकी अब पत्नी के साथ जब दोस्ती होती है शारण्या और नितिन की, तो वो दोस्ती अब दोस्ती से बढ़कर कुछ ज़्यादा ही बन जाती, यानी कि वो दोस्ती अब दोस्ती नहीं रह गई थी बल्कि प्यार में तब्दील हो गई थी। एक तरफ जो पति है वो विदेश में बैठा है, कमा रहा है, वो सोच रहा है वो अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करेगा। यहाँ पर जो पत्नी है उसका अफेयर शुरू हो जाता है अपने ही पति के दोस्त के साथ। अब अफेयर इस कदर बढ़ता है कि अब उसे, शारण्या को अपना पति पसंद नहीं आता। उसे समझ में आ जाता है कि अब मेरी इस आदमी के साथ नहीं बनेगी, मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अब अपना प्यार चाहिए, ना कि अपना हस्बैंड। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब लड़ाइयाँ इस कदर बढ़ जाती हैं तब साफ तौर पे शारण्या जो है वो अपने पति प्रणव को छोड़कर अपने मायके चली जाती है, अपने माँ बाप के घर चली जाती है और अपने बच्चे या वियान को भी साथ ले जाती है।
अब यहाँ पर होता ये है कि कई दिन मनाने के बाद, प्रणव के बोलने के बाद जब शारण्या वापस नहीं आती तो प्रणव को लगता है कि शायद उसकी शादी अब टूट गई है, अब वो चीज़ें नहीं बच सकती और ये लोग सोचते हैं क्यों ना डिवोर्स ले लिया जाए। लेकिन बच्चे की मौत से 3 महीने पहले शारण्या खुद अप्रोच करती है अपने पति को, खुद कॉल करती है प्रणव को और कहती है कि मैं चीज़ें ठीक करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं अभी घर आ रही हूँ, बच्चे को लेकर हम सब फिर से दोबारा अपनी लाइफ शुरू करेंगे। ये सुनकर प्रणव को अच्छा लगता है कि चलो उसकी बीवी ने एक स्टेप लिया, वो इतने दिन से कोशिश कर रहा था, आखिरकार उसका दिल पसीजा और अब वो अपने बच्चे के साथ रहेगा, अपनी बीवी के साथ रहेगा और पूरी प्लानिंग के साथ। जो शारण्या है यहाँ पर वो प्लान कर रही है, ढोंग कर रही है, कैसे कर रही है मैं आपको बताऊँगी आगे। वो ये सारी चीज़ें करके अपने पति के घर आ जाती है। अब होता ये है कि 17 फरवरी साल 2020 को वो अपने सास ससुर को पहले खाना खिलाती है, वो लोग सोने चले जाते हैं। इसके बाद अपने पति को खाना खिलाती है, अपने बच्चे को कुछ जो भी खिलाना था, छोटा बच्चा था तो उस हिसाब से जो भी उसे खाना देना था खिलाती है और फिर सब लोग सोने की तैयारी करते हैं। अब छोटा सा शहर है तो वहाँ पर हर कोई जल्दी सो जाता है। जिस वक्त इस पूरी खबर आई थी तो कई सारे बयान में चीज़ कही गई थी कि जो नेबर्स थे, सब लोग थे, सबकी लाइट्स ऑफ हो गई, सब लोग जल्दी सो गए थे, तो किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं था। तो 12 बजे के आसपास जो पूरी फैमिली है वो सो जाती है। अब होता ये है कि जो बच्चा है उसे शारण्या पिता के बगल में लेटाती है और अपना खुद जाकर हॉल में सो जाती है और रात को 3:30 से 4 बजे के बीच ये एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम देती है जिसमें इसके हाथ तक नहीं कांपते। एक माँ जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है वो 3:30 बजे के आसपास अपनी आंखें खोलती है, उठती है, अपने पति के कमरे में जाती है, अपने बच्चे को चुपचाप उठाती है, क्योंकि बच्चा रोएगा भी क्यों ही रोएगा अगर उसे कोई इस तरह से उठाए, क्योंकि सामने उसकी माँ है। तो बड़े ही चुपचाप अपने बच्चे को उठाती है और घर से 50 मीटर दूर जो बीच पड़ता है, जो समुद्र का किनारा है, वहाँ अपने बच्चे को ले जाती है और उसके बाद जो चट्टान बनी होती है उस पर 2 बार अपने बच्चे का सिर मारती है। ये पहली बार जब अटेम्प्ट करती है तो बच्चा, क्योंकि जब ये लेकर जा रही थी बच्चा उठ गया था, तो माँ थी इसलिए उस बच्चे ने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। अब जैसे वो समुद्र तट के पास पहुंचते से दिखता है कि करे क्या, तो बहुत सारी चट्टानें दिखती हैं। वो सीधे बच्चे को ले जाकर उसका सिर पहली बार चट्टान पे मारती है, जिससे बहुत ज़्यादा खून बहता है और बच्चा रोता है और आप यूँ समझिए सिर फटने को लगता है। लेकिन तब भी शारण्य को लगता है कि उसका बेटा अभी मरा नहीं है। इसके बाद वो दोबारा फिर से ज़ोरदार प्रहार करती है, ज़ोरदार तरीके से जो सिर है वो चट्टान पर मारती है और बच्चे की उसी वक्त मौत हो जाती है। फिर यह उस अपने बेटे की, सोचिए अपने बेटे को अपने हाथों से मारा और फिर उसकी लाश को वहीं पर फेंक कर पत्थरों के बीच ये वापस घर आती है और सोने लग जाती है। अब यहाँ तक पूरी कहानी हुई। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे होते हैं और इसकी पोल कैसे खुलती है तो सुनिए। अब सुबह का जो मैंने आपको दृश्य समझाया था कि जब पिता यानी प्रणव की आंख खुलती है, वो सुबह देखते हैं कि बच्चा बगल में नहीं है, वो भागे भागे पत्नी को उठाते हैं, पत्नी को उठाने के बाद माँ को उठाते हैं, हर किसी से पूछते हैं, नेबर से पूछा जाता है, पुलिस आती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब हर जगह खंगाला जाता है तो घर से 50 मीटर दूर एक लाश मिलती है बच्चे की। अब पुलिस को जानना था कि आखिर इस बच्चे के साथ रात में हुआ क्या। तो सीसीटीवी में भी कुछ ऐसा दिखता नहीं, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी लगे नहीं थे और समुद्र किनारे भी कोई भी ऐसा होटल या कोई रिजॉर्ट नहीं था जहाँ पर वो सीसीटीवी पकड़कर पुलिस सारी चीज़ें जांच पड़ताल कर पाए। तो पुलिस के लिए भी बड़ा पेचीदा केस होता जा रहा था कि आखिर एक बच्चा 1.5 साल जिसकी उम्र है वो खुद से कैसे जाएगा। कई लोगों ने कयास लगाए कि बच्चा खुद चला गया होगा, तो देखा गया जो कुंडी है वो भी काफ़ी ऊपर थी दरवाजे की, तो इतनी दूर इतना छोटा बच्चा कैसे अपने आप इतनी दूर जाएगा, सबसे पहला सवाल। तो ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो प्रणव जो है वो अपनी पत्नी पर आरोप लगाने लग गया और पत्नी शारण्या जो है अपने पति प्रणव पर आरोप लगाने लग गई। वो बार बार कहने लग गई कि मेरे हस्बैंड ही हैं जिन्होंने मेरे बच्चे को मारा, अभी तक मेरे साथ बच्चा था तब कुछ नहीं हुआ और मैं यहाँ जैसे उन्होंने प्लानिंग करके हमारे बच्चे को मार दिया। अब होता ये है कि शारण्या ने इस बीच एक प्लानिंग और की थी। जब उसने अपने बच्चे का कत्ल किया वहां पर जाकर, तो ये चुपचाप एक जूता अपने हस्बैंड का वहां ले गई थी और पत्थरों के बीच फंसा कर आ गई थी, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि जो हस्बैंड है उसने ही बच्चे को मारा, प्रणव ने बच्चे को मारा और भागते वक्त जब वो वापस आ रहा था तो उसका जूता वहीं पर गलती से छूट गया। ये प्लानिंग थी शारण्या की। लेकिन जब पुलिस उस जगह पर पहुंचती है, तहकीकात करती है, तो पुलिस को पहले दिन जिस जगह लाश मिली थी उस दिन कोई भी चीज़ वहां से नहीं मिलती। अगले दिन वो जूता प्लांट किया गया था। शारण्या से गलती ये होती है कि जिस रोज उसने कत्ल किया उस रोज वो कोई ऐसा प्लांट नहीं करती, कोई भी सबूत वहां नहीं छोड़ती। लेकिन जब इसे लगता है कि बात इस पर फंस सकती है, तब जाकर चुपचाप अपने पति का जूता लेकर दूसरे दिन वहां पर जाकर रखती है। अब पुलिस तो पुलिस है, पुलिस को आप कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो पहले दिन तो पुलिस को वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरे दिन जब जूता मिलता है, पूछा जाता है जूता किसका है, तो पता लगता है प्रणव का है।
पुलिस का दिमाग ठनकता है। पुलिस प्रणव से पूछताछ करते हैं। प्रणव कहता है सर मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो इतने दिन से यहीं पर मौजूद हूँ, आप सबसे पूछिए, मेरे रिश्तेदारों से पूछिए, मैं तो उस जगह पर गया ही नहीं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा व्यवस्था हो रखी है, मैं कैसे जा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब पत्नी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बिठाया जाता है। पत्नी नानुकुर करती है, बार बार शारण्या मना करती है कि आप गलत फहमी है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस पर शक क्यों पैदा होता है वाइफ पर, पुलिस को? तो सबसे पहला शक इसीलिए पैदा होता है क्योंकि जब तक बेटा माँ के साथ था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे यहाँ पर आया तो उसका मर्डर हो जाता है। अब माँ के साथ इतने दिन तक ठीक था, यानी पुलिस को लगता है कि शायद माँ ही कोई प्लानिंग कर रही थी, उसका यह मतलब था। पुलिस इतनी शातिर थी, उन्हें समझ में आ गया था कि औरत जो है वो अपने हस्बैंड को फंसाना चाहती है। तो इस तरह से पुलिस का उस पर शक बनता चला गया। और तो और दूसरा शक की वजह ये निकलती है कि जब पुलिस दोनों के फ़ोन चेक करती है, पिता प्रणव के और माँ शारण्या के, तो उन्हें पता लगता है कि पिता का तो कोई ऐसा रोल नहीं है, लेकिन माँ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अफेयर किससे? उसी नितिन से जो प्रणव का दोस्त था। पुलिस को कई सारे चैट दिखते हैं उनके मोबाइल में, फ़ोन कॉल दिखते हैं, और यहाँ तक कि जब वो कस्टडी में थी, जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, तब भी 17 कॉल आए थे उसके बॉयफ्रेंड के। पुलिस जब इस पर पूरा कहानी पूछती है, इस पर दिखाती है कि मैडम आप तो बोल रही है कि आप ने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन हम तो देख रहे हैं आपके पास किसी और के कॉल आ रहे हैं, इन चैट से पता लग रहा है कि आप किसी और से प्यार करती, अपने पति से प्यार नहीं करती। इस पर भी शारण्या अपना मुंह नहीं खोलती। उसे लगता है कि अब वो कैसे भी करके खुद को बचाना चाहती थी। आप सोचिए, इतनी शातिर लेडी थी कि उसने अपने बच्चे का कत्ल किया, लेकिन पुलिस के सामने बार बार ढोंग कर रही है, बार बार पुलिस को गुमराह कर रही है। अब आखिरकार पुलिस जो है वो सबसे पहले मोटिव पता लगाने की कोशिश करती है। पुलिस अपनी टीम बनाती है और आपस में ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस पूरे हत्याकांड से प्रॉफिट किसे होगा। तो पता लगा कि जो पिता हैं वो तो वैसे ही अलग रह रहे थे, उनके पास तो बच्चा वैसे भी नहीं था, प्रणव तो अलग था, जो बच्चा था वियान था वो तो माँ के साथ रह रहा था। तो वो चाहता अगर प्रणव तो अपनी दूसरी जिंदगी बड़े आराम से शुरू कर सकता था। यानी यहाँ पर पिता का पॉइंट जो है पुलिस कट करती है कि उनका कोई मोटिव नहीं है। अब शारण्या की बात पर जब आते हैं तो पता लगता है कि बच्चा किसी और के साथ नहीं बल्कि शारण्या के साथ रहता था। जब वो मायके गई तब भी बच्चा शारण्या के साथ था, और तो और शारण्या का एक आदमी से अफेयर भी चल रहा है। तो पुलिस को क्लियर होता है कि इसने हो ना हो अफेयर के चलते ही अपने बच्चे का कत्ल किया है। अब तक पुलिस मैडम मैडम करके बात कर रही थी, प्यार से बात कर रही थी, लेकिन जब पुलिस अपनी तरीके से खातिरदारी करती है तब शारण्या टूटती है और पुलिस को पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है और वो चाहती थी कि अब कैसे भी करके उसके पति और उसके बच्चे से उसका पीछा छूटे और वो अब जाकर अपनी नई लाइफ शुरू करे अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और इसीलिए उसने बाकायदा प्लानिंग की। अपने घर से वो जानबूझकर 3 महीने बाद, जब उसे लगा कि अब हमारे बीच में कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा, हम शादी इस चीज़ को नहीं चला पाएंगे, तो उसे समझ में आया कि हस्बैंड तो मुझसे दूर हो जाएगा लेकिन बच्चा फिर भी मेरे साथ रहेगा और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रह पाऊंगी। इसीलिए वो प्लानिंग करके 3 महीने पहले अपने पति के घर आती है, ठीक ठाक रहती है ताकि किसी को बाद में शक ना हो, और एक रोज़ पूरा फ़ायदा उठाकर पूरी प्लानिंग करके रात को घर से 50 मीटर दूर जाकर बच्चे का कत्ल करती है, लाश वहाँ पर फेंक कर वापस घर आती है और बड़े ही सुकून की नींद सोती है, क्योंकि इसे लगता है कि अब तो इसका जो सारे रास्ते हैं वो खुल गए हैं और अब वो जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेगी। लेकिन जैसे ही पुलिस अपनी तफ्तीश करती है, एक एक चीज़ों को क्रैक करती है, हर एक सुराग को पकड़कर पुलिस कातिल तक पहुँचती है और पता लगा लेती है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि वही माँ है जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया और अपने ही हाथों से उसने उसका गला घोट दिया, उसका सिर फोड़ दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में जब पुलिस ने जांच की तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश ये भी की कि क्या बॉयफ्रेंड का इसमें कोई हाथ है। तो जो पति हैं, जो प्रणव है, उन्होंने कई बार ये चीज़ें कही कि जो लड़की है, जो शारण्या है, उस पर दबाव बनाया गया होगा उसके बॉयफ्रेंड के जरिए, नितिन के जरिए, और कहा गया होगा कि बच्चे को रास्ते से हटा दो। फिलहाल पुलिस को ऐसे कोई सबूत उस वक्त नहीं मिले थे, लेकिन चार्जशीट में उसका नाम मेंशन किया गया था कि दोनों की मिलीभगत हो सकती है। फिलहाल ये पूरा केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है। लेकिन हाल ही में आपको याद होगा कि पानीपत से भी एक ऐसी स्टोरी आई थी जिसमें एक महिला जो है वो बच्चों की खूबसूरती से जलकर, जो चाची लगती थी बच्चों की, उसने अपने 4 भतीजों को मौत के घाट उतारा। क्यों? क्योंकि वो उससे ज़्यादा सुंदर थे, और उसने अपने बेटे को मार दिया, 3 लड़कियों को मार दिया क्योंकि वो उससे ज़्यादा सुंदर दिख रही थी सिर्फ इस जलन में। और ठीक वो तो चाची थी, यहाँ पर देखिए एक माँ ने अपने ही बच्चे को किस तरह से मौत के घाट उतारा। किस लिए? क्योंकि उसके मन में सिर्फ ये था कि वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर सके।